पास कर। आज का जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। जो आपका टॉपिक है दैट इज स्टार कनेक्शन, ठीक है। स्टार कनेक्शन को हम दो नामों से जान सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। मैंने क्या आपको बता दिया था कि स्टार और वाई कनेक्शन हम क्यों यूज करते हैं, तो बता दिया था कि आपके 6 लाइंस की उस 6 टर्मिनल्स से 6 टर्मिनल्स को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि हर टर्मिनल्स जैसे 1 फेज सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 फेज है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब 3 फेज हो जाएगा, इसी तरह 3 फेज का पॉलीफेज सिस्टम आएगा या 3 फेज के बाद 6 फेज सिस्टम आएगा, 12 फेज सिस्टम आएगा, तो आपकी नंबर ऑफ वायर्स बढ़ती चलेगी। तो एक तो उसमें आपकी जो यूज होने वाला कॉपर या एल्यूमिनियम है, ठीक है, उसको उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उलझ को बढ़ जाता है। एक तो कॉम्प्लेक्स होगा और एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। तो उस कॉम्प्लेक्स और कॉस्ट इफेक्टिव को कम करने के लिए बंद कर दो, पीछे से दूर कर दो। कॉम्प्लेक्स या कॉस्ट इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करने के लिए, डिमिनाइज करने के लिए हमने क्या किया, दो मेथड्स को यूज किया, दो कनेक्शन मेथड को यूज किया, जिसमें हमने कनेक्शन किए स्टार और वाई कनेक्शन और डेल्टा और मैश कनेक्शन। तो पहला जो कनेक्शन है बहुत सिंपल है, आप समझिएगा, बहुत इजीली समझ जाएगा, ठीक है। स्टार और वाई कनेक्शन, स्टार भी वाई की तरह ही बने। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इधर यहाँ देखो, स्पेक्ट नोट नहीं करना, जब मैं लिखाऊंगी कल ये तो मैं आपको बताई चुकी थी कि हर बार चाहे आपका कोई भी कनेक्शन हो 3 फेज में आपकी दो ही टाइप की वोल्टेज और दो टाइप की करंट आएगी, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट। लाइन वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होते हैं, दो फेसेस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन, और उसके फेज के अलोंग, ओनली फेज के अलोंग, ठीक है, सिंगल फेज के अलोंग जो वोल्टेज होगी वो होगी फेज वोल्टेज। इसी तरह जो करंट होगी सिंगल फेज के अलोंग वो होगी फेज करंट, और दो के बीच में जो वोल्टेज है उसके कारण जो करंट, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कॉइल में जो करंट फ्लो होगी दो कॉइल्स के डिफरेंस में, यानी उसका रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगी, आपकी लाइन करंट, ठीक है बच्चे। अब हम देखते हैं स्टार और वाई कनेक्शन। आप अगर वाई और डेल्टा से याद रखोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये तो आपको पता है कि 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री के डिफरेंस में तीनों फेजेस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर पहले मैंने ऐसे बनाया था, आपको याद है ना, वाई ऐसे बनता है, मैंने वाई ऐसे बनाया, समझ आ गई। आप ऐसे और ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे वाई बन गया, स्टार भी, इसे स्टार भी कह सकते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो एक तरह से ये स्टार और वाई कनेक्शन हो गया बच्चे आपका। यानी अब हम इसको कनेक्शन को कॉइल से समझाएंगे, वैसे ही उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, ऐसे ही है। तो इसके अंदर व्हाट विल यू डू, एक आपने यहाँ से रख लिया, यानी आपने पहले आप इसको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम से दिखा दिया, अब आप इसको पूरे सर्किट डायग्राम से कनेक्ट करके दिखा। तो फेजेस का मतलब क्या होगा, ये कॉइल, ठीक है, समझ आ गई बात। इस कॉइल का कुछ इंटरनल इंपीडेंस हो सकता है, फिलहाल हम प्योर दिखा रहे हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट दिखा रहे हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 0, ठीक है, इसमें ड्रॉप कुछ नहीं है, यानी इसमें कोई लॉस नहीं है, समझ आ रही है ये आपका। अब आपको ये वाली बात पता है, जैसा में है मैं बिल्कुल वैसा ही बताऊंगी, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके अंदर। आर वाई एंड बी, ये आपका आर है, ये आपका वाई है, ये आपका बी है। तो इसके अंदर फ्लो करने वाली करंट क्या होगी, आई बी, इसमें फ्लो करने वाली करंट आई वाई, और इसमें आई बी, तो एक ही हो गया। अब मैंने आपको कहा था, जो मैंने कहा था वही सब कुछ कहते थे, फिर मैंने आपको ये बताया था कि इन फेजेस के अंदर 120 डिग्री अपार्ट है, तो ये तो मुझे समझ आता है कि ये 120 डिग्री अपार्ट है।
ठीक है, जो मैंने बोला था, जो मैंने बेसिक समझाया था, बेसिक से मैं बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं करती। ठीक है बच्चे, इस पे अगर मैं फेस वोल्टेज पूछूं तो क्या होगी? वी आर वी बी एंड वी। ठीक है बच्चे, अब ये डायग्राम 2-3 बार बनाएंगे, पहले आप इसको बनाते बनाते समझिए, बहुत जल्दी समझ आएगा। उसके बाद में अब हमें यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आर में हमेशा हर फेज के 2 टर्मिनल्स होंगे जो प्रारंभ से अंत की तरफ जाएंगे, स्टार्ट टू फिनिश। ये समझाया था, जब वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो स्टार्ट टू फिनिश होगा, लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो फिनिश टू स्टार्ट होगा। ये समझाया था, कुछ और तो नहीं समझाया था। तो यानी हर बार आपके 2 टर्मिनल्स होंगे, जैसे मैंने कल भी समझाया था एक्शन कनेक्शन में। आप जितना ज्यादा सुनोगे ना आपको उतना ज्यादा समझ आएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो ये अगर आपने एक 2 एंड्स मान लिए, ठीक है, A1 एक फेज के लिए, दूसरा B1 और तीसरा C। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया, तो इसको मैंने दे दिया A1 B1 और C। गेटिंग माय पॉइंट? आ रही है बात समझ? 3 टर्मिनल थे, पहला, दूसरा, तीसरा। इसके अंदर हमने क्या किया है, जो आपके सिमिलर एंड थे, जो सिमिलर एंड थे उसके एक जैसे सिमिलर एंड को एक कॉइल पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी ये प्लस था, ये माइनस था, B1 का, C1, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस। यानी हमने लोएस्ट वोल्टेज को क्या कर दिया, लोएस्ट पॉइंट को निम्न वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, और उस कॉमन पॉइंट को हमने क्या कहा है, न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहा है? न्यूट्रल। हमेशा न्यूट्रल डिसाइड करते हैं ना, 3 के बीच में न्यूट्रल जरूर डिसाइडेड होता है ना। ये देखिए, तो ये होगा आपका, आप इसको दिखा सकते हो, न्यूट्रल पॉइंट। यस, इसको आप क्या कह सकते हो, जिसको हम अर्थ कहते हैं, अर्थ पॉइंट या संपर्क बिंदु। ठीक है, अर्थ पॉइंट समझ आ गया? क्लियर है? नहीं है? ऐसे ही होगा, ऐसे तो होगा। तो एक तरह से कौन सी कनेक्शन होगी, जिसमें हम सिमिलर एंड्स को जोड़ देते हैं, वो क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन तो होता है, रेजिस्टर को सोच के देखो, पैरेलल रेजिस्टर दूसरा तीसरा, उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो माइनस वाले एक साथ आ जाएंगे, प्लस वाले एक साथ आ जाएंगे, ऐसे तो होगा। ठीक है, तो ये वाला यानी इसमें कितनी वायर्स थी, पहले हम इसको समझते, धीरे-धीरे बढ़ रहे बच्चे। ठीक है, तो आप इसमें कहोगे कि हमने तीनों फेज के जो एक सिरों को, तीनों फेज के एक जैसे 3 सिरों को एक बिंदुओं पर कनेक्ट किया, जिसको हमने निम्न वोल्टेज का नाम दिया, जिसको हम टेक्निकल टर्म में, तकनीकी शब्दों में बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, जिसमें सबसे लोएस्ट वोल्टेज क्या होगी, फ्लो करेगी, यानी जो एक तरह से क्या आ जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यानी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर चुके थे। ठीक है, जैसे अगर आपने एमीटर को कॉमन ले दिया तो आप बेस के साथ भी लेते थे और किसके साथ, कलेक्टर के साथ भी लेते थे, ऐसे ही करते थे। तो आपने क्या किया, एक तो न्यूट्रल पॉइंट आ गया, एक आपका रेड फेज का आ गया, दूसरी वायर। ठीक है, एक आपका किसके साथ आ गया, वायर वाले के साथ आया, क्या होगा, तीसरी वायर, और एक आपका क्या आ गया, ब्लैक वाले के साथ आ गया, चौथी। 4 वायर्स निकल गई, एक तो न्यूट्रल की और एक इसकी आ गई, और रेड की, 3 फेज की और एक जो कॉमन है। 6 वायर्स को आपने कितने में कन्वर्ट कर दिया, 4। तो ये जो सिस्टम है वाई कनेक्शन, ये स्टार और वाई कनेक्शन को बोलते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम। आई मेरी बात समझ? 3 फेज कितने हैं, 3, वायर्स कितनी होते हैं, 6, लेकिन हमने उसको वाई कनेक्शन से फेज तो 3 ही रहे, लेकिन हमने वायर की कॉस्ट को कम कर दिया। कितना कम कर दिया, आप सीधा 6 से सीधा 4 पर जंप कर दो, 2 वायर्स की पर किलोमीटर की कॉस्ट कम हो जाएगी। उसको मेंटेन करना इजी रहेगा। कॉम्प्लेक्स हमें एकदम पता है कि न्यूट्रल पॉइंट है, इस प्लेस से करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, उलझाऊ, दैट इज अ दिस, समझ आएगी? तो आपका
ये वाली चीज आ गई आपकी, ये आदत में चालू है। अब ये कैसे होगा? सपोज आपको ये तो हमें पता है कि हमारी जो वोल्टेज आएगी वो हमेशा दो बिंदुओं के बीच में आती है, प्लस और माइनस के, जिसमें हाईएस्ट होगा लोएस्ट ऐसे होगा। तो अगर आपको रेड की निकालनी है, सुन लो मेरी बात, पहले मैं आपको इसी को समझा दूंगी, फिर मैं डायग्राम से हो जाता है, फिर दोबारा आऊंगी। इस वाले में सपोज आपको रेड फेस के अलोंग क्या निकालनी है? फेस वोल्टेज निकालनी है, फेस करंट निकालनी है। तो आप क्या करोगे? न्यूट्रल पॉइंट और रेड के प्लस, और ये क्या है? माइनस, लोएस्ट। तो आप क्या, हाईएस्ट ही होगा लोएस्ट ही होगा, पूरा हो गया सर्किट, करंट घूम जाएगी। यहाँ पे आपने क्या कर दिया? कोई भी XYZ नोड दिखा दिया। समझ आ गया मेरी बात? अब सपोज नहीं मैडम मुझे तो इस पे नहीं लेना है, मुझे किस पे लेना है? Y पे लेना है, ठीक है? किसी भी घर में कनेक्ट उनके लोड Y से कनेक्ट होगा, तो वो क्या करेगा? मैं 1 बाय 1 इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको वो दिक्कत उलझन ना हो। फिर एक ये हो गया Y, और ये न्यूट्रल पॉइंट इसके साथ फिक्स हो गया। समझ आ गई बात? नहीं मैडम मेरे घर का लोड तो B से कनेक्ट होना चाहिए, ब्लैक से या येलो से। तो आप क्या करोगे? इसके और इस न्यूट्रल पॉइंट के, तो बताइए कनेक्शन पूरा हुए या नहीं? सर्किट पूरा हुआ या नहीं? आगे मेरी बात समझ? करंट ऐसे थोड़ा ना घूमेगी, इसका तो सर्किट ही नहीं पूरा है। वाई वाले का वाई जब भले बीच में आएगी, करंट तो पूरे उसको घूमेगी ना। आगे मेरी बात समझ? तो ये आपका 3 फेज सिस्टम समझ आई? 3 फेज सिस्टम किसमें? वाई कनेक्शन में। तो अगर आपसे कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन पूछ सकता है, फेज वोल्टेज और फेज करंट के, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में, जैसे मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर जो आएगा ना वो आएगा Vp = 3V ऐसे आएगा, और करंट आएगी इक्वल समझ। वो कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगी, दो चीजें। तो स्टार और वाई कनेक्शन में तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, और एक आपका क्वेश्चन आ सकता है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम कौन सा सिस्टम, कौन सा मेथड, वाई या डेल्टा? स्टार ऐसे कह सकता है, स्टार वाई मैच डेल्टा। और फिर फिफ्थ ऑप्शन आ सकता है फर्स्ट और सेकंड बोथ। तो आप ये थोड़ा समझ आ रही है? एक बार डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिए जल्दी से ड्रॉ करो, जो ड्रॉ करना चाहे वो ड्रॉ कर लो, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं करूँगी, तो अभी मेरा इसको ड्रॉ करूँगी। जैसे मैंने लिखा 8 न्यूट्रल पॉइंट, आप भी कैसे लिखिए? सीबीएसई बोर्ड्स की भी तो वो पीछे हट गई है ना, 31st को आएगी, लेकिन वो तो नई डेट आएगी, लेकिन जनवरी फरवरी में करवाने क्यों ना? जनवरी में मना कर दो, तो मार्च या अप्रैल में आएगी। 3 मार्च के बाद में, 3 मार्च, तो मार्च में तो हमेशा ही होते हैं। 3 मार्च तक 10-15 दिन वेट करना है। तो मैं वो भी मार्च में होने पता है ना? 8 मार्च। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो मार्च में मिड तक मिट जाता है, तो नेक्स्ट सेमेस्टर का पता होता है कब से स्टार्ट होगा। अब वो एकदम उसके बाद स्टार्ट करें 3 महीने में तो कुछ भी नहीं होता। 3 महीने में आगे तो छुट्टी रहती है, तो 2 महीने में तो कोर्स अभी नहीं कोर्स कंप्लीट हो रहा है। इस बार छुट्टी में होगी नहीं एग्जाम, मतलब इस सेमेस्टर हाँ, लेकिन फिर भी मैं वाशिंग हाँ मैं खुद भी जाती हूँ। इससे ना जैसे ये यहाँ लिखा ना, आप यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे लिखिए, न्यूट्रल पॉइंट आपको समझ आएगा। इसमें 1 2 3 4, तो आपको 4 वायर सिस्टम। आप इसको जल्दी से लिखना, तो मुझे नेक्स्ट बोल दो, फिर अब मैं इसको करवा के कंप्लीट कर दूँ।
हो गया? थोड़ा स्पीड में करो जो मैं ये आई कुछ जो भी काम कर रही हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये बिल्कुल नहीं लिखाऊंगी, आपको पता है इसकी एक जैसे तीन सिरों को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहा, जिसको हम संपर्कित भी कह सकते हैं, ठीक है, और पॉइंट भी कह सकते हैं, जिसमें हमारी लो वोल्टेज फ्लो होगी, यानी ग्रीन समझ आ गया मेरी बात? ये बात सबको क्लियर है? लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। इस सिस्टम को हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि आप डायग्राम से देख सकते हैं कि आर बाय बी और न्यूट्रल पॉइंट्स के लिए कॉमन है, इसको यूज करके ये 4 वायर सिस्टम हो सकता है। समझ आ गया मेरी बात? इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। अभी मैं जो काम की चीजें बोली तो छोटी तो मैडम वो बिल्कुल बुक बन जाएगी, आपको इतना समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा इसमें एक पॉइंट है इसमें A1 B1 और C1 में A1 B1 C1 पॉइंट्स पर पावर सप्लाई दी जाती है। A1 B1 C1 में A1 B1 और C1 पॉइंट्स पर पावर सप्लाई दी जाती है या लोड कनेक्ट किया जाता है, या सप्लाई दी जाएगी या लोड कनेक्ट किया जाता है, या लोड कनेक्ट किया जाता है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? या तो आपको सप्लाई दी जाएगी इसमें या फिर हमारा लोड कनेक्ट, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट एरो लगा के लिखिए, या पॉइंट्स ऐसे लगा के, या नीचे वाला जो मैं लोड के बारे में है चीज, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। यदि कनेक्ट किया गया लोड, यदि कनेक्ट किया गया लोड बैलेंस्ड होगा, संतुलित होगा, डिपेंड करता है ना कि संतुलित है या असंतुलित है। यदि कनेक्ट किया गया लोड बैलेंस्ड होगा या संतुलित भी लिख सकते हो, बैलेंस्ड होगा या संतुलित होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट पर करंट का टोटल करंट, तो न्यूट्रल पॉइंट पर टोटल करंट 0 होगी। अगर बैलेंस्ड है तो तीनों में बराबर होगा, और तीनों में बराबर होगा तो कैसे होगा, जरा एक बार देखो। इसमें जो करंट है आई आर, ऐसे मान लो आई आर, आई वाई और आई बी, ठीक है, इक्वल टू साइन क्या है, और इसको अगर आपने पॉजिटिव माना है आउटगोइंग को, तो आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इक्वल टू इनकमिंग, इनकमिंग तो कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगी 0। ये किस केस में है? इफ योर कनेक्टेड लोड, जो आपका लोड कनेक्ट हो रहा है वो क्या हो, बैलेंस हो, ठीक है। इम्बैलेंस केस में नहीं, इम्बैलेंस का तो कुछ अलग ही होगा। बैलेंस अगर आप जो लोड कनेक्ट कर रहे हो, नॉट सप्लाई, सप्लाई हमेशा बैलेंस ही होगी। जो आपका लोड है अगर वो लोड बैलेंस होगा, लोड आपका दो टाइप का हो सकता है कि मैं आपको मैक्सिमम बताऊं, ठीक है। इसके बारे में क्या पढ़ोगे, बैलेंस एंड बैलेंस क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो बैलेंस जो लोड है वो लोड इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है, रेजिस्टिव भी हो सकता है। अगर बैलेंस होगा तो जो टोटल करंट होगी, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ऐसे ही होता है ना, केवीएल रूल केसीएल यही कहता है ना, किरचॉफ करंट लॉ, इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल करंट्स का जो सम होता है वो 0 होगा, या जाने वाली करंट आने वाली करंट के बराबर, ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा कि टोटल करंट का योग 0 होता है, अकॉर्डिंग टू द केसीएल लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो आउटगोइंग टोटल करंट देख लो, जाने वाली आपने पॉजिटिव मान ली, आने वाली आपने नेगेटिव मान ली, तो जाने वाली क्या होगी, आई आर प्लस आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, माइनस कुछ है ही नहीं तो इक्वल टू 0। ये बैलेंस्ड के केस में होता है, केसीएल भी यही कहता है, बैलेंस्ड के केस में। समझ आ रही है? ये क्लियर हो गया? ये लिख लिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल पॉइंट होना ही चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं। जब आपने कनेक्ट कर दिया ना, आपने उसको लो वोल्टेज पे लिया, सुन लो बेटा, जरूरी नहीं है कि आप न्यूट्रल पॉइंट की तार निकालो ही निकालो, ऐसा जरूरी नहीं है।
समझ आ गई? वो सिर्फ आपकी कॉस्ट को बचाने का तरीका है, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट जरूरी नहीं हो तार आपको अलग से निकाले, सिस्टम तो होगा, कॉमन तो किया होगा उसको, लेकिन वो इंटरनल कॉमन क्या होगा उसके लिए आपको बाहर अलग से तार निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपने अंदर सिस्टम पे उसको कर दिया कॉमन, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार उसकी वायर बाहर निकालना। तो लिख लीजिए, देखिए न्यूट्रल पॉइंट्स को, वो भी सब केसेस में नहीं है, नॉर्मल केसेस में कहीं आप हटा सकते हो और कहीं जरूरत नहीं है। तो देखिए न्यूट्रल पॉइंट्स को हटाया भी जा सकता है, न्यूट्रल वायर को हटाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। आगे देखिए, न्यूट्रल वायर को लगाने का एडवांटेज ये होता है कि न्यूट्रल वायर को लगाने का एडवांटेज यह होता है कि लो वोल्टेज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लो वोल्टेज पर लाइट और फैंस का लोड, लाइट बत्ती और पंखे, लाइट और फैंस का लोड एक फेज और न्यूट्रल के बीच लगाया जाता है, देखो घर के जो ये पंखे होते हैं ना, ये पंखे और ये जो आपकी लाइट है, इनका जो कनेक्शन होता है ना वो वन फेज के बीच में होता है, यानी एक कॉइल्स के बीच में, यानी इसके बीच में। तो वहां पे न्यूट्रल वायर का लगना बहुत जरूरी है कि लो वोल्ट सर्किट कभी कंप्लीट होगा ना आपका, वरना हर बार आपको टू फेज यूज करना पड़ेगा। तो वो तो जितनी आपने वायर की कॉस्ट बढ़ाई, आपने उससे ज्यादा कॉइल का कॉस्ट बढ़ानी है। समझ आ रही है मेरी बात? तो उसको करना जरूरी है। दूसरा क्या फायदा है लिखिएगा जरा आगे, देखिए अनबैलेंस्ड लोड होने पर, अनबैलेंस, वो तो बैलेंस की बात होगी, कहानी पूरी होगी। अब अनबैलेंस्ड की बात चल रही है, असंतुलित भार की। अगर आपका जो लोड कनेक्ट हो रहा है वो इम्बैलेंस, असंतुलित भार या इम्बैलेंस, अनबैलेंस्ड लोड कनेक्ट होने पर कॉइल्स में इम्बैलेंस्ड करंट फ्लो करती रहेगी, इम्बैलेंस्ड करंट फ्लो करती रहेगी। जिसके कारण कॉइल में एडवर्स इफेक्ट यानी दोष, एडवर्स या दोष, कॉइल में दोष, जो हिस्टैरिसीस लॉस पढ़ेंगे ना उसमें याद होगा अगर आपको, हिस्टैरिसीस लॉस समझाया था, भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, ये वाला हिस्टैरिसीस के जीरो कर देने पर भी करंट एकदम जीरो नहीं होती एकदम से। तो उसमें, तो जब उसमें वो दोष, उसमें वो गुण उत्पन्न रहेगा, चुंबकीय गुण, तो करंट में कुछ ना कुछ फ्लो करती ही रहेगी। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ पे देखिए मैंने VI आपको ग्राफ बनाया कि वोल्टेज को अगर आप जीरो कर दो, आप लोड हटा दे हो, या मैंने इसको V और X से समझाया, इंटेंसिटी से। V जीरो करने के बाद भी आपका जो हिस्टैरिसीस है वो जीरो ही हुआ, अभी भी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे। ये आपको नहीं समझाया मैंने, लास्ट में इलेक्ट्रिकल में था, ये इलेक्ट्रिकल बन तब समझाया। आप सेकंड ईयर में आपको नहीं, आप देख लेंगे, बता देंगे आपको, वीडियो में पढ़ा, ठीक है। ये मैंने क्लास में बताया था, क्लास में नहीं, ये मैंने अप्रैल में वीडियो में बनाई थी, सारी वीडियो में बताया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में ये है हिस्टैरिसीस लूप। तो ये जो सारी कहानी चल रही है ना, ये हमारी सारी कॉइल के ऊपर चल रही है, ना हमारे रेजिस्टर पे चल रही है, ना हमारे कैपेसिटर पे चल रही है। हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल अभी फिलहाल इंडक्टर पे चल रही है, क्योंकि सब जगह आपको ट्रांसफार्मर दिखाई दे। ट्रांसफार्मर किससे बनेगा? कॉइल से। फेज किससे बन रहा है? कॉइल से। रेजिस्टेंस जो ड्रॉप है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सब बाद की बात है। समझ आई? बेसिक हमारे
तो अगर आपका भार जो है वो असंतुलित हो जाएगा तो उसके अंदर जो बहने वाली करंट है वो भी असंतुलित हो जाएगी, तो यानी अनवांटेड करंट फ्लो करेगी। और जब कॉइल के अंदर करंट फ्लो करती चली जाएगी तो जब आप उसमें बैलेंस लोड लगाओगे, जब आप उसमें सही लोड लगाओगे, जब आपको डिजायर्ड होगा, तो तब वहां पे अनवांटेड, तब वहां पे क्या चीज होगी, कभी करंट फ्लो करेगी और कभी हो सकता है ज्यादा करंट फ्लो करे, हो सकता है कम करंट फ्लो करे, तब हो सकता है। ठीक है, हमेशा नहीं ऐसा होगा। जब आप उसमें हमेशा ऐसा, जब आपने एक लोड कनेक्ट कर दिया, वो लोड पहले से पता है कि असंतुलित है, बैलेंस करंट वहां पे नहीं, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो हर बार जब आप उसको यूज करोगे सिस्टम को, वो लोड पे जब भी आप करंट फ्लो करेगी तो करंट तो फ्लो करेगी लेकिन वो इम्बैलेंस करंट फ्लो करेगी, तो कई बार क्या होगा उसमें दूसरे दोष उत्पन्न हो जाएंगे, कॉइल में घबरदार आए हैं, ठीक है, हिस्टैरिसीस करंट है, एडी करंट लॉसेस है, ये सब मैं आपको ट्रांसफर में बताऊंगी तो आपको वहां से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोष उत्पन्न हो जाएंगे और दोष उत्पन्न होने से क्या होगा कि आपके जो बिजली के पंखे हैं, कई बार इसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगी, कभी इसमें कम कर देगी, तो लाइट बिल्कुल डिम हो जाती है, तो वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, और कभी क्या होता है, सही लाइट आ रही है, फिर या कभी ऐसा हो बहुत ही तेज बंद ऐसा होना शुरू हो जाएगा, डिम डिम लाइट शुरू हो जाती है, तो वो इसी कारण से होती है। तो इस चीज से हमारा जो हम कहते हैं ना कि आपके जितने भी अप्लायंसेस है उसको बंद कर दो, फ्लक्चुएशन होगी तो बंद कर दो, तो उसका कारण यही है, उसी की वजह से न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट किया जाता है। न्यूट्रल पॉइंट उसकी सेफ्टी के लिए ही किया देखो, इस कंडीशन में अप्लायंसेस को या उपकरणों को, इस कंडीशन में कनेक्टेड उपकरणों को, अप्लायंसेस को, उपकरणों को सेफ रखने के लिए, स्टार्ट पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट की अर्थिंग कर दी जाती है। देखिए, कनेक्शन बिटवीन लाइन वोल्टेज, कनेक्शन बिटवीन कनेक्शन नहीं, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। डायग्राम बनाओ, तो दो तीन डायग्राम ये बता रही हूँ, उससे बात हो जाएगी, मैं बना रहा हूँ, थोड़ा ड्रॉ कर दो सब। इस बात को समझो, ये तो लाइन कर लो, ये लाइन हो गया, ये लाइन थी, कैसे? अब ये तो फेज 1 है, फेज 2, फेज 3, अब सुन लो जरा पहले। अब हमें पहली लाइन निकालनी है, तो लाइन का क्या मतलब होता है, दो फेजेस के बीच का डिफरेंस। तो मैं क्या करूँ, दिस वन इज अ लाइन, क्या आ जाएगा, आर और वाई, ठीक है, तो ये आपको डी आर वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लाइन 1, फर्स्ट लाइन वोल्टेज, दो के बीच का डिफरेंस, फिर आप दूसरा निकालोगे इन दोनों के बीच का, क्या आ जाएगा, y और b के बीच में, तो b y b। अब तीसरा क्या हो जाएगा, r और b के बीच में, ठीक है बच्चे, ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है।
ठीक है, कितना हो जाएगा वी वाई सॉरी वी आर ठीक है। इसको भी लाइन 1 कह लो, इसको भी लाइन 2 कह लो, इसको भी लाइन 2, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा मेरा डायग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता है, पहले सुन लो पूरी बात, आपको एकदम समझ आ जाए एकदम, पहले आप मेरी बात सुनो। अब इसके बाद में अब हमें ये पता है कि इसमें जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है सोर्स अप्लाई, इसकी वजह से करंट होगी। आपको पता है आपके इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। रेजिस्टर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती है, और इंडक्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है ना। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये आपका वोल्टेज जो है वो करंट से लैग करती है, पीछे चलती है ना। वो हमें पता है कि 90 डिग्री करती है, लेकिन हम यहाँ पे फेज मानेंगे, हम नहीं कहेंगे कितने डिग्री का फेज डिफरेंस, फाई एंगल से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये ऐसे लिखा, अगर ये वोल्टेज है, ये रेड की वोल्टेज है, यहाँ देखो एकदम समझ आए, ये रेड की वोल्टेज है, तो करंट उससे पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है। इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में लीड करता है, ठीक है। तो ये लैग कर रहा है कितने डिग्री, 5 डिग्री, 5 का फेज डिफरेंस, 5 का कुछ भी एंगल हो सकता है, पर कोण है, एंगल है, ठीक है। यहाँ बी आ रहा है तो उसके पीछे यही चलेगा, आई आर, हाँ यार, ठीक है, समझाया था ना ये। उसी तरह अगर मैं ये कहूँ, उसके बाद मैंने वाई लिया है, ये आपका वी वाई, ठीक है। तो करंट कहाँ चलेगा, इसके पीछे, करंट पीछे लैग कर रहा है ना, लैग कर रहा है, लैग यानी पीछे पश्चिम। तो ये आ गया आपका 5 डिग्री, आपने कह दिया ये भी 5 डिग्री होगा क्योंकि कॉइल ही तो है, तीनों एक जैसी तो कॉइल है। फिर आपका आ गया नेक्स्ट वीबी, वीबी तो करंट पश्चिमी, समझ आ गई मेरी बात, वीबी ये हो गया आपका आरपी, समझ आ गई मेरी बात। यानी करंट और वोल्टेज के बीच में क्या है, 5 डिग्री का फेज डिफरेंस है, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में, क्योंकि ये कॉइल है, कॉइल में वोल्टेज जो है वो लीड करती है और करंट क्या करता है, लैग करता है, और 5 डिग्री का उनके बीच में फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल रेड की बात से नोट फ्री हो रहा है। अगर आप सिंपली बनाओगे, आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्टर में करंट जो है वो लैग करती है, तो जैसे आप जितनी वोल्टेज अप्लाई करोगे उससे 5 डिग्री करंट पीछे चलेगी, आप अपने हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हो। तो सिमिलरली वी विल डिस्ट्रीब्यूट सेम फिगर, implement same figure in a 3 phase, in 3 phases। तो पहली R के लिए आ गई, फिर यही इसके लिए आ जाएगी Y के लिए, यही सेम इसके लिए Y के लिए। समझ आ गई मेरी बात, ड्रॉ कर दो जल्दी से। फिर मैं एक और राइट फिगर बना दी हूँ, उसे बनाने के बाद आपकी कहानी जल्दी से खत्म। जिसको बनाना है बना ले, तो जल्दी से बना। क्योंकि जब तक मैं आपके सामने भी घड़ी बनाऊंगी ना बनाने के बाद, तब तक आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। खाली मैं बना के समझाऊँ ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मुझे कई बार सिर्फ फिगर बनानी पड़ेगी और फिर दूसरी फिगर, उसी फिगर को दोबारा नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। आशीष टाइम दे, हाँ 1:15 हो गए। बच्चे हो गया, यहाँ देख लो। अब आप देखिएगा यहाँ से, अभी हमें वोल्टेज का रिलेशन बताना है, वोल्टेज का।
वोल्टेज का रिलेशन बताना है तो यहाँ देखिएगा ध्यान से। अब मैंने आपसे ये कहा इसके अंदर दो फेसेस के बीच का, यहाँ देखो सब लोग, दो फेस के बीच का जो डिफरेंस होता है, दो फेस के बीच में जो वोल्टेज हो, दो फेस के बीच में जो वोल्टेज होती है, या दो फेसेस के बीच का जो डिफरेंस होता है, या दो फेसेस के बीच का जो रिजल्टेंट होता है, वो क्या होती है आपकी लाइन वोल्टेज। वही तो होता है, यही तो कहा। तो आप ऐसे कर लो वी आर और वी वन, ठीक है, आप ऐसे कर लो। तो इसमें आपको दो ही कॉम्बिनेशन, तीन ही कॉम्बिनेशन समझ आए हैं, या तो वी आर बाय या वी बी बाय, हाँ वी बाय बी, और एक आपको समझ आया वी आर बी, यही समझ आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वी बाय बी भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको आपने पीछे की, जितना ये इधर पॉजिटिव है इतना पीछे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिया, और ये बी था यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, क्या हो जाएगा वेक्टर माइनस का, माइनस वी बी, राइट। इसी तरह ये वी वाई था, इसको पीछे की तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या हो जाएगा माइनस वी वाई। इसी तरह वी आर माइनस वी आर, इतनी बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। उसके बाद में अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है वीबी, ये क्या है वीबी, और ये क्या है वी वन, तो इसके बीच का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये से क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट हो गया ना, एक तो वी वाई था, वी भी था, और एक क्या है वी वाई है, तो दोनों की आप ट्रायंगल को, चतुर्भुज को पूरा करो, चतुर्भुज करने के बाद ये क्या आएगा रिजल्टेंट, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वी वोल्टेज कौन सी, वीबी और वी वाई की, तो वी वाई आगे रिजल्टेंट। इसी तरह आप नेक्स्ट करिए वीपी और माइनस वी आर के बीच में, फिर इसको पूरा किया आपने, कितना आ जाएगा वी बी आर, समझ आ रही है मेरी बात। अभी कैसे आएगी मैं आपको बताती हूँ, जरा समझते समझो, ठीक है। इस तरह आप नेक्स्ट निकाल सकते हो, निकल जाएगी इतनी बार, ड्रॉ करो इसको, ये ऐसे ही क्यों होगी है मैं भी आपको समझाती हूँ, आप डायग्राम बना दो, इतनी बात हो, एंगल भी मैं इसके बाद ही समझाऊंगी, पहले आप इसको रिजल्टेंट को ड्रॉ करो जल्दी से। ये आपका ये v बाय b बिल्कुल इसके टिप पे लिखना ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आए, देखना पूरा आ रहा है आशीष, कट रहा है, अभी आ रहा है, आ रहा है, मैं इस वाले को रब कर दूं, हाँ वो मैंने लिखा, हाँ जी बच्चे ये बात नहीं चल रहा है, चॉकलेट चाहिए, अब यहाँ देखो एक बार, ये एंगल कितना होगा, ये वाला 30 डिग्री, ये समझ आ गया वाली बात, सबको क्लियर हो गया, बस ठीक है, मैं काम करूँ 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। वो मैं आपको समझाया है, ऐसे ड्रॉ करोगे, ये 120 है, ये सब चीजें समझ आएगी, वो मैंने ये में बहुत अच्छा समझाया है, इसको नहीं समझ आया तो पूछ लो, ठीक है। ये 30 30, ये 30 30, ये 30। अब मैं एक लाइन लिखवा रही हूँ, जरा वो लिखिए, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज का विभवांतर
या पोटेंशियल डिफरेंस। लाइन वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस या लाइन वोल्टेज का विभवांतर उनसे जुड़े फेज के बीच की वोल्टेज का वेक्टर डिफरेंस होगा। यानी अगर एक तो होगा ना, अगर मैंने कहा कि दो बिंदु के बीच का डिफरेंस बताओ तो क्या करोगे? प्रारंभ माइनस अंत माइनस लास्ट माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही होगा। तो ये मैंने जो पीछे किया था आपको समझ आएगा, मैंने पीछे की तरफ क्यों दौड़ाया था इसको, क्यों? वी आर बाई, यही तो है, इसको हम क्या कहते हैं? लाइन वोल्टेज। दो के बीच का डिफरेंस क्या होगा? जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है? तो ये वैल्यू क्या आ गई? वी आर माइनस वी वन, तभी तो आएगा ऐसे। लाइन वोल्टेज कैसे आएगी? दो के बीच का डिफरेंस, दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो होता है, तो वो आपकी आएगी। समझ आएगा मेरी बात? इसी तरह ये पहली लाइन वोल्टेज मान लो, इसी तरह क्या था? वी आर, तो वी माइनस वी आर। समझ आ गया मेरी बात? क्या जाएगी? लाइन 2, फिर लाइन 3 वी बाय बी, क्या रहा? वी बाय माइनस। समझ आ गया सबको मेरी बात? इसके बारे में लिखवाने की शायद जरूरत नहीं है। अब लिखिए, एक लाइन लिखिए, क्योंकि वी आर और माइनस वी वाई के बीच का फेज एंगल 60 डिग्री है, ठीक है भाई? यहां देखो, ये वी आर, यहां देखो वी आर और वी के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। रिजल्टेंट के बीच का 30-30 है। मैं वी आर और वी आर के बीच का नहीं पूछ रही हूँ, वी और वी आर के बीच का पूछ रही हूँ। वी आर और वी वाई के बीच का, ये तो रिजल्टेंट है ना, वी आर और वी वाई के बीच का, वी वाई और माइनस वी के बीच का। तो देखिए, वी आर में एक को लेकर समझा रही हूँ, सबको लेकर समझा सकती हूँ। वी आर और माइनस वी वाई के बीच का फेज एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ब्रैकेट में जो एज शोन इन द फिगर, जैसा चित्र में दिखाया गया है। वी आर वाई की जब मैं वैल्यू निकालूंगी क्या हो जाएगा? वी आर वाई की वैल्यू, कितने फेज हैं? फेज कितने हैं योगेश? फेज कितने हैं वी आर वाई में? 2, रेड फेज और वाई फेज, तो 2 ही वोल्टेज हो गई, तो फेज वोल्टेज सब में क्या होगी? बराबर होगी, कॉइल सेम है, तो Vp 2 VPH, यही होगा 2 VPH। कितने डिग्री का एंगल है दो के बीच में? cos 60। समझ आ रही है बात? क्या कीजिए, 2 VPH is equals to वैल्यू सुनो cos 30 आएगा, cos 60 क्यों आएगा? 2 VPH कहते इक्वल वैल्यू कहती ना हमने, अगर मैं VPH कहती तो cos 60 होता, जब बेसिस सेम है तो क्या आएगा? 2 VPH cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या आती है? √3/2। समझ आ रही है? ये होगा, मतलब कोई भी आप एक एंगल लोगे ना, तो एंगल 60 है और दोनों का एंगल बराबर है, वैल्यू भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो कितना आ जाएगा? 2 VPH cos 30, तो cos 30 करेंगे तो VRY क्या है? लाइन वोल्टेज, और ये क्या हो गई? √3 VPH। और आपको पता है कि अगर वोल्टेज बराबर होती है तो करंट डिफरेंट होती है, और अगर करंट बराबर होती है तो वोल्टेज, ठीक है? तो यहाँ पे यानी स्टार कनेक्शन में वोल्टेज का रिलेशन तो ये होगा, और करंट का रिलेशन क्या होगा? IL बराबर IQ, करंट से। समझ आ गई मेरी बात? कर लो।
और ये करंट ये IL बराबर IPH, ये कब होगा? ये बैलेंस्ड लोड के लिए समझाऊंगा। किसके लिए? बैलेंस, संतुलित भार। संतुलित में ऐसा होगा, संतुलित में तीनों फेज में क्या जाएगी? करंट बराबर जाएगी। लेकिन अगर संतुलित में अगर असंतुलित होगा तो करंट तीनों फेजेस में बराबर नहीं जाएगी। ठीक है? आप लिख लो इफ लोड इज बैलेंस्ड, इफ लोड इज बैलेंस्ड, लोड बैलेंस्ड। अच्छा, इसकी जो फेज आएगी ना, पावर आएगी, जो पावर आएगी, चल जाओ, जो पावर है वो क्या आएगी? P = VI cos phi। बच्चों यहाँ देख लो पावर को, करंट पता लगी, वोल्टेज पता लगी, हमें पावर देखनी है। पावर के लिए VI, हमें ट्रू पावर देखते हैं इसमें जो है हमेशा ट्रू पावर देखते हैं। ठीक है? V की वैल्यू क्या आएगी? अंडर लाइन फेज की बात करें, सब कुछ √3 VPH, I की वैल्यू IPH की वैल्यू। ठीक है? दैट्स इट। ठीक है? ये आपकी आ गई वैल्यू। अगर आप VPH की वैल्यू को यहाँ से निकाल लो, यहाँ सुन लो पहले एक बार, अगर आप यहाँ से VPH की वैल्यू निकालो, आप पुट करो तो IPH को तो IL ले लो, ये L की टर्म्स में है ना, ये फेज की टर्म में आ रहा है, वो मैं उसको लोड की टर्म में बता दो और क्लियर कर दो। तो VPH की वैल्यू क्या आ जाएगी? VL/√3 और IPH की वैल्यू IL। उसमें क्या होगा? आपकी जो वैल्यू है, हाँ ये पहले यहाँ से करो, संपूर्ण शक्ति जो मैंने यहाँ पे सुनो, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख के मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा दी पास में, ये एक फेज की होगी, P = VI cos phi एक फेज की होगी। इसमें कितने फेज बनेंगे? 3, तो 3 तो होगी। P = VI cos phi + VI cos phi + VI cos phi। ठीक, ये VI cos phi तो एक फेज के लिए है ना, फिर दूसरे फेज के लिए, फिर तीसरे फेज के लिए, तो कितने टाइम हो जाएगी? 3 टाइम हो जाएगी। तो P = आप लिखोगे, हम जानते हैं P = VI cos phi, क्योंकि 3 फेज है तो P है संपूर्ण शक्ति = 3 फेज 3 VL cos phi। ठीक है? तो उस फेज को VPH IPH cos phi इस तरह लिखोगे, फिर VPH की वैल्यू को फिर लोड में कन्वर्ट करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय VL/√3, 3 से √3 कट जाएगा, तो अपना √3 ये क्या है? VL = √3 VL IL cos phi। जैसे V के लिए आ रहा है इसलिए ठीक है, समझ आ गई बात? समझ आ गया? इतनी सिंपल सी चीज लो। ठीक है भाई? अब तो नहीं लग रहा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना। मैं नहीं पढ़ा